गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। बच्चों इस समय जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बर्नौली थ्योरम अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको बर्नौली थ्योरम के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आते मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों आज का टॉपिक है हमारा बर्नौली थ्योरम और ये लिक्विड डायनामिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों बर्नौली थ्योरम हमारा बेसिकली बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट पे और इस कंसेप्ट का यूज करके हम एक फ्लोइंग फ्लूइड में दो पॉइंट के बीच का प्रेशर निकालते हैं। सपोज करिए कि हमारा एक फ्लूइड यहां से फ्लो होना शुरू होता है और इस पास से चल करके यहां तक जाता है। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमारा प्रेशर डिफरेंस कितना है वो हम निकालते हैं बर्नौली थ्योरम के कंसेप्ट का यूज करके। और बच्चों इस कंसेप्ट का यूज करके कुछ इंस्ट्रूमेंट भी डिजाइन किए गए हैं। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। बच्चों आज के वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, फिर उसके बाद उसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने के बाद उसका एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन देखने के बाद हम फिर लगाएंगे न्यूमेरिकल। तो बच्चों डालिए हेडिंग बर्नौली थ्योरम, ठीक है, हेडिंग डालिए बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम, ठीक है बच्चों, बर्नौली थ्योरम। देखिए बच्चों हमारा जो है ये फ्लोइंग फ्लूइड में कंसेप्ट ये लगता है, स्टैटिक में नहीं लगता। अब सपोज करिए कि हमारे पास ये एक इस तरीके से पाइप है, ठीक है, पाइप है और इसका क्रॉस सेक्शन हमारा बदल रहा है, ठीक है, बदल रहा है, नीचे से पतला है ऊपर से हमारा कुछ इसका बढ़ जाता है और यहां पर ये एक मोटर में इस तरीके से फिट है, एक पंप में फिट है, ठीक है, और जो है इस समय इसमें लिक्विड चल नहीं रहा है लेकिन यहां से यहां तक इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है। ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है इस तरीके से, ठीक है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस यहाँ पे भी लिक्विड भरा हुआ है, पंप हमारा चल नहीं रहा है, इस तरीके से लिक्विड हमारा भरा हुआ है, ठीक है बच्चों। और इसके बीच का जो यहां से यहां तक जो है हाइट है एच है और इसके अंदर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी हमारी रो है, ठीक है। तो मैं आपसे जो है पीए और पीबी के बीच का मतलब कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का प्रेशर डिफरेंस पूछूं तो आप बता दोगे रो जी एच, ठीक है, ये हमारा प्रेशर डिफरेंस होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, ठीक। अभी हमारा मोटर चल नहीं रहा लेकिन इस पाइप में हमारा जो है वो लिक्विड भरा था, लिक्विड स्टैटिक है, तो स्टैटिक लिक्विड का प्रेशर हमारा इतना होगा, ठीक। अब सपोज करिए हमने पंप चला दिया, ठीक है, पंप हमने चला दिया, नीचे क्रॉस सेक्शन कुछ और है, ऊपर क्रॉस सेक्शन कुछ और है और लिक्विड हमारा फ्लो होने लगा इस तरीके से, ठीक है, लिक्विड हमारा फ्लो होकर के इस तरीके से जाने लगा, कहीं से यहां से ऐसे बढ़ता है लिक्विड ऊपर की ओर जाने लगता है। अब देखिए इसमें यहां पे और यहां पर जो है फ्लूइड में हमारी एक वेलोसिटी आ गई, तो अब प्रेशर डिफरेंस इस फार्मूले से नहीं निकलेगा क्योंकि वेलोसिटी आने से कुछ प्रेशर बढ़ या घट जाता है, हमको नहीं पता क्या होता है, ठीक है, बढ़ या घट जाता है मतलब चेंज आ जाता है। तो अब हमारा प्रेशर डिफरेंस कितना होगा पीए एंड पीबी में, ये हमें निकालना है और ये जो है इस फार्मूले से नहीं निकलेगा, ठीक है बच्चों। यहां पर जो है हमारा कंसेप्ट यूज होता है बर्नौली थ्योरम का और बर्नौली साहब ने ये बताया कि हमारा जो है फ्लोइंग लिक्विड में जो है टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, ये उन्होंने बताया। तो बच्चों अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी फ्लोइंग लिक्विड में हमारी एनर्जी कौन कौन सी होती है, फिर देखते हैं कि वो कंजर्व कैसे रहती है, ठीक है बच्चों, एनर्जी कौन कौन सी होती है और कंजर्व कैसे रहती है ये हम देखते हैं। तो सपोज करिए यहां पर हमने एक इस तरीके से बना लिया, देखिए पाइप, ये हमारा पाइप है, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से पाइप है और इसमें एक लिक्विड हमारा इधर से ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहां से ऐसे फ्लो होता है और इधर से ऐसे निकल जाता है, ठीक है। अब इस लिक्विड की एक स्पीड है, तो बच्चों मूविंग ऑब्जेक्ट में हमारा क्या होता है, सबसे पहले जो एनर्जी होती है वो बच्चों होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, तो एक एनर्जी होगी इसमें काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और दूसरी एनर्जी बच्चों होगी इसमें वो होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। और तीसरी बच्चों एक प्रॉपर्टी इसमें होती है कि लिक्विड में हमारा प्रेशर होता है, तो इस वजह से इसके अंदर एक और एनर्जी हो जाती है, जिस एनर्जी को हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। तो बच्चों तीन एनर्जी होती है, तीसरी एनर्जी है हमारी प्रेशर एनर्जी, ठीक है, प्रेशर एनर्जी, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, जो बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट है वो ये है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ एन आइडियल फ्लूइड in streamline motion remains constant, ठीक है, remains constant। ये हमारा जो है स्टेटमेंट है बर्नौली थ्योरम का। इन्होंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का सम पर यूनिट वॉल्यूम, सबसे इंपॉर्टेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, हमारा जो है कांस्टेंट रहता है, जबकि फ्लूइड हमारा आइडियल है और मोशन हमारा स्ट्रीमलाइन है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, प्रेशर एनर्जी हमारी होती है P और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है हमारी 1/2 ρv², और जो है हमारी जो है पोटेंशियल एनर्जी होती है पर यूनिट वॉल्यूम, वो होती है इतना। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P होती है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारी होती है 1/2 ρv², और जो है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है हमारी ρgh। ये आप इसको इस तरीके से देख लीजिए। और बच्चों क्या होता है, इसके हिसाब से क्या होगा कि P + 1/2 ρv² प्लस ρgh = कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। या हम इस तरीके से कहें कि P1 + 1/2 ρv1² प्लस ρgh1 = P2 + 1/2 ρv2² प्लस ρgh2, ये होगा। ये हमारा बर्नौली थ्योरम का कांस्टेंट क्या कहते हैं स्टेटमेंट है, और ये इसका है फार्मूला, ठीक है बच्चों। ये हमारी पूरी बात हुई बर्नौली थ्योरम की। अब बच्चों हम इसको करते हैं प्रूफ और देखते हैं कि ये हमारा किस तरीके से आता है, ठीक है बच्चों। बच्चों देखिए, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इस तरीके से एक पाइप है, ठीक है, और ये पाइप जो है हमारा नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है। इसका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, और ग्राउंड फ्लोर से ये थोड़ा सा सर्टेन हाइट पे यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे 2 पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया इस तरीके से, यहां से लिया h1 हाइट पे, और यहां से लिया हमने h2 हाइट पे, इस तरीके से हमने यहां पर ले लिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर इस पॉइंट को हम यहां पे लेते हैं इस तरीके से A, और एक क्रॉस सेक्शन हम बच्चों इस तरीके से यहां बनाते हैं, और एक क्रॉस सेक्शन हम इस तरीके से यहां पर बनाते हैं, ठीक है। इसका एरिया है A1 और इसका एरिया है हमारा A2, ठीक। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमारा लिक्विड इसके अंदर इस तरीके से फ्लो करके जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहां पर हमारी वेलोसिटी v1 है, यहां पर वेलोसिटी v2 है, और इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी है हमारी रो, ठीक है, डेंसिटी है हमारी रो, ठीक। अब देखिए बच्चों क्या हुआ यहां पर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है यहां पर, ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया इस पाइप का हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम इसमें क्या करा सकते हैं, सबसे पहले जो है हम लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देखिए इसका यूज जो है हमारा पूरे फ्लो ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स में होता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का, जो मैंने वीडियो आपको इससे पहले बना करके दिया है, वो हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहां पर, देखिए हो जाएगा A1 V1 = A2 V2, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हो गया, ठीक।
अब देखिए इसमें से हमारी जो है फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड हमारा थोड़ा सा फ्लो हो रहा है। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं आगे ताकि आपको बात ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ये हमारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये हमारा इसका आउटलेट है। अब देखिए क्या हुआ, हम यहां से सपोज करते हैं कि डेल्टा टी में ये हमारा थोड़ा सा आगे बढ़ता है, जो फ्लूइड यहाँ पे है वो डेल्टा टी में यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। सपोज के लिए यहाँ पर इस तरीके से फ्लूइड आ गया और जो फ्लूइड यहां था वो डेल्टा टी में हमारे पास यहां से आ गया, ठीक है, यहां पर आ गया। अब देखिए होता क्या है कि हमारा जितना मास यहां से यहां तक जाएगा उतना ही मास हमारा जो है फ्लूइड का यहां से यहां तक आएगा, ठीक है। मास हमारा बीच में बढ़ेगा या घटेगा तो है नहीं, जितना यहां से आगे आएगा उतना यहां से आगे आएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या होता है कि मास जितना आगे बढ़ेगा एक पॉइंट पे, इसको अगर हम पॉइंट 1 मान ले या पॉइंट x मान ले और इसको पॉइंट y मान ले, तो जितना मास इधर से आगे बढ़ेगा उतना इधर से आगे बढ़ जाएगा, ठीक। तो देखिए क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारा ये मास यहां से यहां तक कितना है, ठीक है। तो सपोज करिए कि डेल्टा टी में ये डिस्टेंस कितनी तय करेगा, ये बच्चों डिस्टेंस यहां से यहां तक तय करेगा v इंटू डेल्टा टी, ये v1 है तो v1 इंटू डेल्टा टी, और यहां पर हमारा लिक्विड कितना आगे बढ़ेगा, वो बढ़ेगा v2 इंटू डेल्टा टी, ठीक है, v2 इंटू डेल्टा टी। ये हो गया इसका जो है लेंथ, और क्रॉस सेक्शन एरिया से बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इतने जो है डिस्टेंस में जो हमारी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई लेंथ और ये हो गया एरिया, तो ये जाएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और यही काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यानी कि अगर हम इसको पूरे को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों आ जाएगा A1V1 डेल्टा टी इक्वल टू A2V2 डेल्टा टी, इस तरीके से आ गया। यानी ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है लेकिन वॉल्यूम हमारा इक्वल चलता है। अब वॉल्यूम को यदि हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे बच्चों तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा मास, ठीक है, A1V1 डेल्टा टी बराबर रो A2V2 डेल्टा टी, इस तरीके से हो गया बच्चों। ये देखिए मास हो गया। अब ये दोनों मास इक्वल है, हम सपोज कर लेते हैं बच्चों कि ये हमारा है m हमने छोटा सा मास ले लिया, छोटा ही सा मास है, इसको हमने ले लिया यहाँ पे बच्चों। देखिए अब यदि इसको यहाँ पे लिखें तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, A1V1 डेल्टा टी रो इक्वल टू m हो जाएगा, और यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, रो A2V2 डेल्टा टी इक्वल टू भी m हो जाएगा। ये दोनों मास के बराबर है, जो हमारा डेल्टा टी टाइम में इतना मास हमारा आगे बढ़ा, ठीक है बच्चों। यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं A1V1 डेल्टा टी इक्वल टू m अपॉन रो, और यहां पे लिख सकते हैं कि A2V2 डेल्टा टी इक्वल टू m अपॉन रो, ये आ गया दोनों हमारा, ठीक है। जितना मास बढ़ा उतना ही क्या, इसको आप देख लीजिए, ये हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट यहां पर लगा के दे दिया। ये डिस्टेंस हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है लिक्विड का, यहां पर वो होता है V1 इंटू डेल्टा टी, और यहां पे होता है V2 इंटू डेल्टा टी। अब बच्चों इस क्रॉस सेक्शन पे हम देखें तो यहां पर प्रेशर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा P1 है, और यहां पर प्रेशर सपोज करते हैं कि इस पॉइंट पे P2 है, ठीक है। तो यहां से एक हमारा जो है प्रेशर इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे लग रहा होगा P1 इस तरीके से, और यहां पर जो है आगे इधर साइड में लगेगा, ये आगे जा रहा है तो प्रेशर इधर से इस क्रॉस सेक्शन पे लगेगा बच्चों, वो लगेगा हमारा लगेगा P2, ठीक है। P1 P2 प्रेशर है भाई, जितना प्रेशर इधर उतना इधर, इसको ये पीछे धकेल रहा है और ये इसको इधर धकेल रहा है, तो हमारा ये हो गया P1 और ये हो गया P2, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसकी वेलोसिटी है V1 और इसकी वेलोसिटी है V2, इसका प्रेशर यहाँ पे P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, ये हाइट H1 पे है, ये हाइट H2 पे है, ठीक है बच्चों। इतनी चीजें हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है। अब हमने कहा कि एनर्जी यहाँ पे कंजर्व रहती है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्व रहती है, इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए हमारा क्या होगा, वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के बराबर होता है, वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के बराबर हो चुका है। ये हम वर्क एनर्जी एंड पावर वाले कंसेप्ट पे आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर जो जो फोर्स हमारी लग रही है इसमें, वो कुछ ना कुछ काम करेंगी और उससे जो है हमारा होगा काइनेटिक एनर्जी में चेंज। तो बच्चों हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन करने के लिए सबसे पहले लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम हम अप्लाई
करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा क्या कहता है, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा आता है वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये है। तो बच्चों सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा जो है फोर्स लग रहा है जो कि वर्क कर रहा है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है जो कि वर्क कर रहा है, क्योंकि जब हमें फोर्सेस पता होंगी तभी हम जो है उसके द्वारा वर्क निकाल पाएंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर 3 तरीके के फोर्स हमारे काम कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स नंबर 1 फोर्स है फोर्स बाई प्रेशर। फोर्स बाई प्रेशर, प्रेशर जो है लिक्विड में उससे जो हमारा फोर्स बन रहा है वो काम कर रहा है। दूसरा हमारा काम कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा काम कर रहा है, ठीक। और तीसरा एक फोर्स काम कर रहा है वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, 3 फोर्स हमारे इस लिक्विड के ऊपर लग रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बच्चों कौन सा होगा, जो इस पाइप के सरफेस पे जो हमारा लिक्विड लग रहा है, लिक्विड का जो लग रहा है प्रेशर, उससे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमें मिल रहा है वो इस डायरेक्शन में रहेगा। वो 3 फोर्स हमारा काम कर रहे हैं। अब बच्चों देखिए हमारा जो फोर्स काम कर रहा है वो सिर्फ फोर्स बाय प्रेशर कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा जो है फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रहेगा और इसके द्वारा किया गया वर्क हमारा 0 होगा। तो बच्चों काम तो ये 3 फोर्स तो हमारे तीनों लग रहे हैं, लेकिन वर्क केवल इसके और इसके द्वारा हो रहा है, ठीक है। इसके द्वारा कोई भी वर्क नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा लिक्विड का मोशन ऐसा है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर होता है, तो उसके द्वारा किया गया वर्क होता है 0। तो हम इस फोर्स को यहां से हटा देते हैं और सिर्फ देखते हैं कि फोर्स बाय प्रेशर हमारा कितना काम करेगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस पॉइंट पे पॉइंट एक्स पे जो हमारा फोर्स होगा उसको हम यदि F1 लिख लें तो बच्चों वो होगा P1A1, इस तरीके से आएगा निकल के, ठीक है, इस तरीके से हमारा आएगा। और देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर जो हमारा फोर्स लगेगा वो हमारा F2 मान ले और वो हो जाएगा बच्चों हमारा P2A2, ये हमारा आ गया इस तरीके से। अब देखिए ये फोर्स हमारा इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो वर्क डन बाई क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई दिस फोर्स हो जाएगा हमारा, ठीक है, वो होगा W1, इसको ले लेते हैं तो F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट हम लिख लेते हैं, यहाँ पे D1 लिख लेते हैं। तो देखिए F1 हमारा क्या है P1A1 और डिस्प्लेसमेंट है V1 डेल्टा T। डेल्टा T इस समय में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये हमारा आ गया। तो W1 आ गया बच्चों हमारा P1A1 V1 डेल्टा T। और देखिए यहां पर क्या होगा, F2 हम निकालेंगे, W2 निकालेंगे ड्यू टू F2, तो ये हमारा आ जाएगा F2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको हम D2 लिख लें। अब देखिए ये फोर्स हमारा इधर लग रहा है, ये आगे जाएगा, ये बैक में हमारा जो है फोर्स लग रहा है प्रेशर का, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो बच्चों ये वर्क हो जाएगा हमारा माइनस, और ये आ जाएगा P2A2 इंटू V2 डेल्टा T, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आगे है, फोर्स पीछे लग रहा है इधर, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस P2A2 V2 डेल्टा T, ये आ गया W2, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया। तो देखिए क्या हुआ, वर्क फोर्स बाय प्रेशर हमारा हुआ F1 एंड F2 और इसके द्वारा किया गया वर्क हुआ W1 एंड W2, ठीक है। ये हमारी इसकी वैल्यू हमारी इतनी आ गई। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा जो काम करेगा वो कितना करेगा, तो बच्चों इसको निकालने के लिए हमको एक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, और वो कंसेप्ट होगा बच्चों हमारा, उस कंसेप्ट को नोट लेने के लिए मैंने आपको पढ़ाया था वर्क पावर एनर्जी के कंसेप्ट में, उसमें था कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। यानी कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए एक लिक्विड हमारा यहां पे था और एक लिक्विड हमारा यहां पे, तो एनर्जी में चेंज कितना हुआ बच्चों, ये देखिए ये हमारा हो गया
ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया mgh। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया mgh, और यहां पे होगा, यहां पे भी जितना देखिए मास लिक्विड का जितना हमारा यहां बढ़ा उतना ही यहां बढ़ा। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है और यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका डिफरेंस हम निकाल लेंगे, वही हमारा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दे देगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा काम हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसलिए इस जगह की और इस जगह की हम पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस निकाल लेंगे, वो हमको दे देगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो बच्चों ये हमारा आएगा, क्या आएगा, माइनस U2 माइनस U1। ठीक है, और देखिए क्या है, माइनस mgh2 माइनस mgh1, ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, ये देखिए इस चीज को पूरा आप नोट कर लीजिए, और अब हम इसमें लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट। देखिए दो फोर्स हमारी वर्क कर रही थी, दोनों हमने यहां पे निकाल लिया, अब हम इसको लगाएंगे इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो मैं ये सब डिलीट कर रहा हूं और आप बहुत संभल के लिखिएगा, अभी देखिएगा कैसे जादू से निकल के आता है हमारा बर्नौली थ्योरम का फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो हमारा जो पहला वर्क डन हुआ W1 हुआ, दूसरा हुआ W2 हुआ, तीसरा हो गया हमारा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसके अलावा कोई भी फोर्स हमारा काम नहीं कर रहा है, वो आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इस तरीके से ये हमारा निकल के आ गया। तो देखिए W1 की वैल्यू रखेंगे तो हमारा जाएगा P1A1 V1 डेल्टा T, ये हमारा है माइनस P2A2 V2 डेल्टा T, ये आ गया हमारा इस तरीके से। और देखिए ये हमारा माइनस है, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर, इसको हम कायदे से अगर लिखें तो हम इसको इस तरीके से माइनस अंदर ले जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा mgh1 माइनस mgh2, ये हमारा हो रहा है। हम इसको यहां लिख देते हैं, तो बच्चों आ जाएगा प्लस mgh1 माइनस mgh2 बराबर ये स्टेटमेंट आ रहा है बच्चों। देखिए हमने पूरा उठा करके इसको यहां पे लिख दिया। ठीक है, पूरे कायदे से इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं ये नीचे का इरेज करने जा रहा हूं, मुझे आगे काम करना है। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। और देखिए ये पूरा का पूरा जो आया है हमारा, ये आया है काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यहां पर देखिए वेलोसिटी v2 है, तो यह आ जाएगा 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर, ये हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, अब जरा आप इसको देखिए, ये देखिए A1 V1 डेल्टा T इक्वल टू m बाई रो, A2 V2 डेल्टा T इक्वल टू m बाई रो। यहां पे मैंने इसको पहले प्रूफ किया था, क्योंकि मुझे पता था कि आगे यूज होगा। तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा A1 V1 डेल्टा T, A1 V1 डेल्टा T, और यहां पे लिखा हुआ A2 V2 डेल्टा T, ये लिखा हुआ A2 V2 डेल्टा T। इसकी जगह हम ये लिख देंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हुआ प्रेशर, ठीक है, प्रेशर P1, और इसके बाद आया A1 V1 डेल्टा T की जगह आ जाएगा m डिवाइडेड बाई रो, ठीक है, माइनस, ठीक, P2, यह आया हमारा P2, ये आया P2, और ये आया m डिवाइडेड बाई रो, ये आ गया इस तरीके से। अब देखिए प्लस mgh1 माइनस mgh2 इज इक्वल टू 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये आ गया। बच्चों देखिए यहाँ m सब में है, हम इसको काट देते हैं, ठीक है, m आया सब में, हम इसको काट देते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है P1, ठीक है, P1 डिवाइडेड बाई रो माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो प्लस GH1 माइनस GH2 इज इक्वल टू 1/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये हमारा आ गया। हम क्या करते हैं, रो से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो हमारा आ जाएगा P1 माइनस
P2 प्लस रो जी H1 माइनस रो जी H2 बराबर 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। ये देखिए आ गया हमारा, ठीक है, ये देखिए हमारे पास आ गया इस तरीके से। अब हम 1 वाले इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो देखिए हम किस तरीके से लिखते हैं। ये देखिए आ गया P1, ठीक है, प्लस देखिए हम क्या करते हैं P1 और ये वाला लिखते हैं रो जी H1, ये वाला टर्म इधर ले आते हैं प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू ये P2 इधर ले जाते हैं बच्चों तो आ जाएगा P2, ये वाला हम टर्म इधर ले जाते हैं तो आ जाएगा प्लस रो जी H2 और ये टर्म हम यहां लिख देंगे 1/2 रो V2 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और यही है हमारा बर्नौली थ्योरम का फार्मूला। एनर्जी हमारी दोनों पॉइंट पे हमारी कंजर्व रहती है, एनर्जी हमारी दोनों पॉइंट पे कंजर्व रहती है। इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए। नहीं समझ में आया तो वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। देखिए हमने यहाँ पे लगाया वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क जो हमारे फोर्स काम कर रहे थे वही वर्क करेंगे। फोर्स यहाँ 3 काम कर रहे थे, ठीक है, एक तो प्रेशर का फोर्स, दूसरा जो है हमारा ग्रेविटेशन का फोर्स और तीसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क हमारा 0 है क्योंकि जो है उसके बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमारा एंगल 90 है। तो जो 2 फोर्स हमारे काम कर रहे थे उसका हमने वर्क निकाला, उसको उठा के यहाँ पे जोड़ दिया और कैलकुलेशन करते हुए नीचे आए धीरे धीरे धीरे। तो ये हमारा स्टेटमेंट आ गया, बिल्कुल प्रूफ हो गया। इसका मतलब हमारा क्या निकलता है बच्चों? अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब हमको सिंपल सा निकलता है, इसका मतलब हमें सिंपल से निकलता है। वो चीज देख लीजिए, वो हमारा देख लीजिए क्या होता है कि P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर इजकल टू कांस्टेंट। और बच्चों इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया बर्नौली थ्योरम, जो कि कहता है कि इन ए स्ट्रीमलाइन मोशन ऑफ ए आइडियल लिक्विड, ठीक है, सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ द एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। और बच्चों ये हमारा हो गया बर्नौली थ्योरम प्रूफ, ठीक है बच्चों। इसमें कहीं पर भी डाउट नहीं है, मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको जो है बताया है। अब चलिए इसके बाद करते हैं अब आगे की बात। इसमें कुछ और टर्म है वो भी हम देखेंगे, ठीक है, इसमें कुछ और टर्म है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो बच्चों ये हुआ हमारा पूरा बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट, उसका फार्मूला और उसका प्रूफ जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। बच्चों इसमें एक और टर्म आता है प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड जो है हमारा जो है पोटेंशियल हेड। वो देखते हैं कि हमारा क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हम इस तरीके से लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों हम लिखते हैं mgh और जो प्रेशर एनर्जी होता है बच्चों वो होता है हमारा pv, इस तरीके से होता है, ठीक। अब बच्चों यदि हम निकाल लें ये सारी एनर्जी निकाल लें पर यूनिट वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो पर यूनिट वेट देखिए, मास हुआ लिक्विड का m और वेट होगा बच्चों mg, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको पूरे को mg से भाग देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg और ये भी आ जाएगा mgh डिवाइडेड बाई mg और ये हमारा आ जाएगा pv डिवाइडेड बाई mg, इस तरीके से आ जाएगा बच्चों। तो देखिए यहां पर m से m कट गया, यहां पर mg से mg कट गया और यहां पर हमारा कुछ नहीं कट रहा है, लेकिन एक टर्म है, इसको हम नीचे यहां पे ले आते हैं वॉल्यूम को इसके नीचे, तो हमारा हो जाएगा p, ठीक है, ये हमारा ऐसे हो जाएगा p डिवाइडेड बाई m अपॉन v इंटू जी, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, यह आ जाएगा हमारा v स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा केवल h और यहां क्या आ जाएगा, ये देखिए मास अपॉन वॉल्यूम, ये हो गया डेंसिटी और डेंसिटी है रो, तो हमारे पास आ जाएगा p डिवाइडेड बाई रो जी, ठीक है।
ये आ गया एनर्जीज पर यूनिट वेट ऑफ लिक्विड, एनर्जीज पर यूनिट वेट ऑफ द लिक्विड। इसको बच्चों हम बोलते हैं वेलोसिटी हेड। ये हमारा कहलाता है वेलोसिटी हेड, ठीक है, वेलोसिटी हेड कहलाता है। ये हमारा कहलाता है पोटेंशियल हेड, ठीक है, पोटेंशियल हेड। और ये हमारा कहलाता है प्रेशर हेड, ठीक है, ये हमारा कहलाता है प्रेशर हेड, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, v²/2g वेलोसिटी हेड, h हो गया पोटेंशियल हेड, और हमारा जो है p/ρg हो गया हमारा प्रेशर हेड, ठीक है बच्चों। और अभी मैंने जो आपको जो है बर्नौली थ्योरम का जो फार्मूला प्रूफ करके दिखाया है वो ये था हमारा P प्लस रो जी एच, P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो v स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, इस तरीके से था बच्चों। अगर हम इस पूरे टर्म को रो जी से डिवाइड कर दें, ठीक है, इस पूरे टर्म को रो जी से डिवाइड कर दें, इधर भी कर दें, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, P अपॉन रो जी प्लस रो जी एच अपॉन रो जी प्लस 1/2 रो v स्क्वायर अपॉन रो जी इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या होगा, यहां पे कुछ नहीं होगा, यहां से ये कट जाएगा और रो से रो कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा P अपॉन रो जी प्लस एच प्लस v²/2g इक्वल टू कांस्टेंट। और ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये है हमारा प्रेशर हेड, ये है हमारा पोटेंशियल हेड, और ये है हमारा वेलोसिटी हेड। ये बच्चों एक और तरीका होता है बर्नौली थ्योरम को रिप्रेजेंट करने का। इसमें कहा जाता है कि किसी आइडियल फ्लूइड में हमारा जो है, किसी आइडियल फ्लूइड में स्ट्रीमलाइन मोशन के लिए हमारा जो है पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है, वो कंजर्व रहता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी बात हुई हमारी वेलोसिटी हेड, पोटेंशियल हेड और प्रेशर हेड के टर्म में, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ऐसे भी हमारा जो है बर्नौली थ्योरम को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बच्चों एक बात मैं आपको बताता हूं, और जहां पर होता है बर्नौली थ्योरम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, ठीक है, बर्नौली थ्योरम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, और वो होता है बच्चों कि जब हमारी वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। मैंने भी जब पढ़ा था तो मेरे को ये बात नहीं समझ में आई थी। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर इस बर्नौली थ्योरम का फार्मूला। तो क्या हुआ, P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1/2 रो v स्क्वायर बराबर P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर। बच्चों ये हमारा हुआ इसका फार्मूला बर्नौली थ्योरम का। अब सपोज करिए कि हमारा H1 H2 कहीं पे बराबर है, H1 H2 बच्चों हमारा कहीं पे बराबर है, तो ये दोनों टर्म बराबर हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में दोनों कट जाएंगे। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं P1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अब देखिए क्या होता है कि इसका सम प्रेशर एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, जो इधर है वो इधर है, मतलब दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये टर्म हमारा बढ़ता है, यानी कि ये वेलोसिटी वाला टर्म बढ़ता है, तो ये कम हो जाएगा, और यदि ये कम होता है तो हमारा ये बढ़ जाएगा, सभी तो बराबर रहेगा। सपोज करिए वेलोसिटी हमारी यहाँ पे थी 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड थी, और यहां जाकर के ये हो गई हमारी 10 मीटर पर सेकंड, तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों हमारी बढ़ गई, ठीक है। इसका मतलब ये कम हो जाएगा, तो जब ये कम हो जाएगा तभी तो ये बढ़ा होगा, तभी दोनों बैलेंस होंगे। मतलब यदि ये टर्म बढ़ रहा है तो ये कम होगा, और ये कम है तो ये टर्म बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां से एक बात हमारी निकल के आती है कि जब हमारी लिक्विड की वेलोसिटी इंक्रीज करती है, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाता है, ठीक, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है।
और यदि हमारी वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ये बच्चों बात बिल्कुल सही है, लेकिन समझ में नहीं आती। दिमाग में जो बात आती है कि लिक्विड हमारा बहुत तेजी से भाग रहा है तो हमारा जो प्रेशर और तेजी से बढ़ रहा होगा, दिमाग में बात यही आती है। मैंने भी जब पढ़ा था तो मेरे को भी जो है 11th में जब मैं था तो मेरे को एक कंफ्यूजन हुआ था, बहुत दिनों तक मैं सोचता रहा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्यों हमारी वेलोसिटी डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज होती है वेलोसिटी इंक्रीज होने पे, वो मैं बात आपको बताता हूं। सपोज करिए कि हमारा ये जो है एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके इस तरफ भी कुछ प्रेशर है और इसके तरफ भी प्रेशर, ये दोनों प्रेशर हमारा बराबर है। ठीक, ये दोनों बराबर है तो ये ऐसे ही रहेगा, ये ऑब्स्टिकल है कोई, दोनों तरफ प्रेशर बराबर रहेगा। अब सपोज कर लीजिए आप कि इधर प्रेशर हमारा डिक्रीज हो गया, अचानक यहाँ पे इस साइड में प्रेशर हमारा हो गया डिक्रीज। तो डिक्रीज होने पे क्या होगा कि ये हमारा जो है इधर से फोर्स मारेगा, भागने लगेगा बहुत तेजी से। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब हमने यहाँ पे प्रेशर बराबर थे दोनों तो ये रुका रहा। भाई प्रेशर इंटू एरिया फोर्स, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स, जितना फोर्स इधर से लगा उतना फोर्स हमारा इधर से लगा। अब ये किसी कारण से इधर हमारा प्रेशर हो जाता है जीरो या कम हो जाता है, तो क्या हुआ कि इधर से लगने वाला फोर्स हमारा बढ़ जाएगा। तो मतलब यहां पे हमारा प्रेशर कम हुआ और इसको एक वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, इसको एक वेलोसिटी मिल जाएगी। ये इसका फील है कि वेलोसिटी बढ़ने पर हमारा प्रेशर क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि ये बात इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। मेरे को तो नहीं समझ में आई थी जब मैं 11th में था, मैं बहुत इस पे दिमाग लगाया, तब मेरे को ये बात समझ में आई कि ऐसा होता है। तो एक बात आप नोट कर लीजिए कि जब भी हमारी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी वहां पर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और इसी वजह से हमारा जो है फ्लो भागता है, इसी वजह से हमारा फ्लो होता है लिक्विड का। ठीक है, तो ये हमारा है। अब इसके बहुत से एग्जाम्पल आप लोगों ने सुने होंगे कि हमारा जो है ये हमारा एक इस तरीके से घर है और घर के ऊपर से हमारी क्या हुई, आंधी चलने लगी, तो हमारी जो है विंड ऐसे ऐसे बहने लगी इसके ऊपर से, ऐसे करके ऐसे ऐसे। तो देखिए जब यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो प्रेशर डिक्रीज हो गया और नीचे प्रेशर था तो ये टीन को उड़ा के ले जाता है, टीन को उड़ा करके ले जाता है। ये एग्जाम्पल हमारा लिखा हुआ है। और बच्चों देखिए एक आता है एयर लिफ्ट, जैसे हवाई जहाज हमारे उड़ते हैं ना, तो उनके जो पंख होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, जो साइड में ऐसे लगे होते हैं, वो हमारे जो है उसका जो क्रॉस सेक्शन का जो डिजाइन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए इस तरीके से होता है, क्रॉस सेक्शन का डिजाइन हम बना रहेंगे। जो हमारे जो पंख ऐसे होते हैं हवाई जहाज के ऐसे ऐसे, उसका ये वाले का इसको ऐसे काट दीजिए तो यहां से जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा वो ये दिख रहा है, एरोफॉइल इसको बोलते हैं। बच्चों क्या होता है इसमें, देखिए ये चीज हमारी नीचे स्ट्रेट है, ठीक है, ये चीज हमारी स्ट्रेट है और ये जब चलता है आगे की ओर ऐसे भागेगा, इस डायरेक्शन में भागेगा, तो क्या होता है ये हवा से टकराता है, तो हवा जो है ऐसे आती है इधर से और ऐसे आती है इधर से। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसमें, हवा का डायरेक्शन ये रहता है, ठीक है, ऐसे और नीचे ऐसे आती है। तो देखिए ये ऊपर वाला जो पाथ होता है ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और नीचे वाला जो है कम करता है। ठीक है, अब होता क्या हवा में कि हवा को यहां से कटना शुरू हुई तो यहां पर एक ही साथ पहुंचेगी, नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी। ठीक है, नीचे वाली भी ऊपर वाली भी एक ही साथ पहुंचेगी। तो क्या होता है कि इस वाली जो ऊपर से हवा निकलती है इसकी स्पीड जाती है बढ़ और नीचे वाली की कुछ कम रहती है रिलेटिवली। बात को समझिएगा, यहां से जो हवा हमारी सेपरेट हुई वो यहां पर एक साथ पहुंचती है, अगर आगे पीछे पहुंचेगी तो यहां वैक्यूम हो जाएगा, तो एटमॉस्फेयर में वैक्यूम ऐसे बनेगा नहीं। तो क्या होता है ये वाली हवा की स्पीड बढ़ जाती है जो ऊपर से गुजर रही होती है और नीचे वाले की स्पीड थोड़ी इसकी तुलना में कम रहती है। तो क्या होता है यहां पर प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाता है बच्चों, है, और यहां पर हमारा प्रेशर इंक्रीज रहता है ऊपर की तुलना में। ठीक है, तो क्या होता है कि ये उसको उठा के ले जाता है ऐसे। ठीक है, प्रेशर ऊपर डिक्रीज हुआ, नीचे कम हुआ, नीचे से फोर्स आ गई, ये ऊपर उड़ जाता है। और इस कंसेप्ट पे हमारा जो है एरोप्लेन के जो लगे होते हैं साइड में उसको उठा के ले जाते हैं और वो ऊपर की ओर लिफ्ट कर जाता है। ठीक है, इसमें और भी एग्जाम्पल है, पिंग पोंग बॉल के हैं और हम लोग स्प्रे मारते हैं इस तरीके से, कई एग्जाम्पल हैं, आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट जो है खत्म हुआ बर्नौलीज थ्योरम का। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं आपको इजी लैंग्वेज में सारी बात बता दूं, क्योंकि बच्चे इस थ्योरम से बहुत ज्यादा घबराते हैं।
ठीक है बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कोशिश करने की जरूरत है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखे होगे और समझोगे तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। चलिए बच्चों, अब इस कंसेप्ट पे करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। तो देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है बर्नौली थ्योरम पे बेस, और ये क्वेश्चन आ चुका है हमारा IIT 94 में। क्वेश्चन करवाने से पहले और इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि इसके एप्लीकेशन को, इसको क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए हमको क्या क्या चीज देख लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, एक तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हमारा जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। पहली बात तो आप ये देख लीजिएगा, एक तो पाइप में दिया होगा, जो लिक्विड हमारा फ्लो हो रहा होगा वो किसी पाइप में फ्लो हो रहा होगा, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम जो है लगाएंगे, और अधिकतर क्वेश्चन में ये यूज हो जाता है, जो कि होता है हमारा A1 V1 बराबर A2 V2। नंबर 3 बात हम ये देखेंगे, नंबर 3 बात कि हमारा जो पाइप है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, वर्टिकल है, ठीक, या इंक्लाइंड है, ऐसे। ठीक है, हमेशा ये चीज देखेंगे। देखिए हॉरिजॉन्टल होने पे क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल पाइप का है वो मैं बताऊंगा, यहां से H1 H2 बराबर हो जाता है और वो टर्म हमारा गायब हो जाता है। ठीक है, और वर्टिकल में क्या होता है कि हमारा जो है H1 H2 दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस होगा, H1 H2 हमारा कुछ रहता है, इस चीज को देख लीजिएगा, और यही काम हमारा इसमें होता है। हम इसको यहां से देखेंगे, अगर एंगल वगैरह दे रखा है तो हम इसको निकालेंगे। एक केस आता है बच्चों हमारा, ठीक है, ये तो हमारा हुआ हाइट के रेफरेंस में, ठीक है, वेलोसिटी हमेशा इसमें पाइप में चेंज होगी। अच्छा, दूसरी चीज एक आता है कि कभी कभी हमारा क्वेश्चन जो है वो आता है ओपन टू एटमॉस्फेयर। अगला क्वेश्चन वही है एटमॉस्फेयर वाला। जैसे कि हमारा क्या है, हमारे पास क्वेश्चन ये इस तरीके से है कि हमारा एक नल है ये, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इस तरीके से नल है और इसमें से पानी गिर रहा है, ठीक है, और नीचे जाके पतला हो जाता है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, प्रेशर हमारा इक्वल है, क्योंकि देखिए एटमॉस्फेयर में ही हमारा पानी गिर रहा है, तो यहां पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला जो है टर्म चला जाएगा। अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले करते हैं हम हॉरिजॉन्टल पाइप का क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन हमारा IIT 94 में आ चुका है, और देखिए क्वेश्चन इजी कितना है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बर्नौली थ्योरम का बहुत इजी होता है। तो देखिए क्वेश्चन इजी कितना है, देखिए, इन ए हॉरिजॉन्टल पाइप वाटर इज फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन मोशन with a speed of 1 meter per second where the cross sectional area is 10 centimeter square and pressure is 2000 pascal. What is the pressure at another point where the cross sectional area is 5 centimeter square? ठीक है बच्चों, तो देखिए हमको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। तो हमको दिया है A1 हमको कितना दे रखा है, हमारा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। V1 हमको दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड। A2 हमको दे रखा है, वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। V2 हमको जो है नहीं दे रखा है, चलिए छोड़ दीजिए, नहीं दे रखा है तो। और हमको प्रेशर दे रखा है पहले पॉइंट पे P1, वो हमको दे रखा है 2000 पास्कल, और P2 जो है वो हमको निकालना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। बच्चों सबसे पहले आप ऐसे ही जो है बना लीजिएगा चार्ट कि हमें क्या निकालना है और क्या देखा है। अब बच्चों लिखते हैं हम यहाँ पर बर्नौली थ्योरम का फार्मूला। तो वो हमारा क्या होता है, वो बच्चों होता है P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1/2 रो V स्क्वायर V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस रो जी H2, ठीक है, प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसी से हमारा लगेगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का क्वेश्चन है, इसी से हमारा लगेगा। देखिए ये पाइप है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब हुआ कि ये हमारा पाइप इस तरीके से है। अब यदि ग्राउंड फ्लोर से हम देखें तो H1 और H2 हमारा बराबर होगा, यानी कि ये दोनों बराबर होगा, और ये टर्म हमारा यहां से हट जाएगा, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं रहेगी इसमें। ठीक है, तो बच्चों यहां पर क्या होगा, ये हमारा फार्मूला सिंप्लीफाई होकर के P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर होगा।
क्वेश्चन करने से पहले आप देख लीजिएगा पाइप हमारा कैसा है, बात नंबर 1। इसीलिए मैंने आपको इतनी लंबी कहानी सुनाई। अब देखिए हमको क्या दे रखा है, एक ये दे रखा है और दूसरी चीज ये रखा है, हमको P2 निकालना है। P1 हमें दे रखा है, V2 हमें पता नहीं, और A1 A2 हमें दे रखा है। तो कुल मिलाकर हमें P2 निकालना है। इसमें से 3 टर्म हमें पता हो तो पता लग जाएगा। डेंसिटी, चूंकि ये वाटर है तो वाटर की डेंसिटी ले लेंगे, जो कि होती है हमारी 10⁻³ kg/m³। ये आपको पता है अच्छी तरीके से, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम किस तरीके से निकालेंगे, V1 हमें पता है, V2 नहीं पता। अब बच्चों इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमेशा यूज करेंगे V2 निकालने के लिए, दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए। तो बच्चों हम यहां निकाल देंगे A1 V1 बराबर A2 V2। A1 हमारा कितना है, देखिए है 10 cm², V1 है 1 बराबर, ये A2 है 5 और V2 हमारा निकल आएगा। तो बच्चों V2 आ गया हमारा 2 मीटर/सेकेंड, ठीक है, 2 मीटर/सेकेंड हमारा आ गया V2। हमने यहां पर जो है इसकी जो है यूनिट नहीं बदली, क्योंकि हम दोनों साइड में बदलते बात वही रहती, ठीक। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारा क्या है, P1 है हमारा 2000 पास्कल प्लस 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू V1 है हमारा 1 बराबर P2 प्लस 1/2 रो है हमारा 10⁻³ और ये है हमारा 2²। इस तरीके से है बच्चों। अब कैलकुलेशन बचा, वही करना है, तो चलिए वो भी कर ही देते हैं। तो देखिए हमारा कितना हो गया, ये आ गया 2000 इस तरीके से, प्लस ये आ जाएगा हमारा 500 बराबर P2 प्लस, ठीक है, प्लस ये हमारा आ गया देखिए 1000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया इस तरीके से। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों आ जाएगा P2 आ जाएगा हमारा 500 पास्कल। ये बच्चों होगा इसका आंसर। और ये क्वेश्चन हमारा जो है आ चुका है IIT 94 में। और लोग कहते हैं कि IIT में क्वेश्चन बहुत कठिन आते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। हमारा कंसेप्ट यदि क्लियर होगा तो IIT के क्वेश्चन में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अब मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, वो भी IIT में आ चुका है और वो हमारा क्वेश्चन आया है IIT 98 में। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन IIT 98 में आ चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, वाटर फ्रॉम ए टैप इमर्जेस वर्टिकली डाउनवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 1 मीटर/सेकेंड। The cross-section area of tap is 10⁻⁻⁴ meter². Assume pressure is constant throughout and flow is steady. What is the cross-section area of stream at the 0.15 meter below the tap? ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले आप समझ लीजिए कि ये देखिए ये हमारा इस तरीके से एक टैप है। आपके घर में टैप लगा होगा और ऐसा आप देखते भी होंगे। ये हमारा टैप है, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब यहां से पानी जब बच्चों गिरता है तो क्या होता है कि वो नीचे जाकर के थोड़ा सा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाए, उसकी धार पतली हो जाती है, ठीक है बच्चों। ये हमसे पूछ रखा है, ये हमने देखा भी है और ये होता भी है, ठीक है बच्चों। अब जो है हमको ये बता रखा है कि इसका एरिया सपोज कर दे A1 है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है और यहां से 0.15 मीटर नीचे जाकर के यहां पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है A2 हम मान लेते हैं, वो क्या हो जाएगा ये हमें बताना है, ठीक है, ये हमें बताना है, ये है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और एक बात इसमें जो बताई है सबसे इंपॉर्टेंट, एज्यूम प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट। मतलब क्या हुआ कि देखिए ये हमारा यहां से यहां तक प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर वेरी नहीं कर रहा है। और ये भी आप देख लीजिए कि ये हमारा जो टैप होगा ये एटमॉस्फेयर में खुला है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा यहां पर भी, तो हमारा हो जाएगा कैंसिल। बच्चों ये क्वेश्चन इस टाइप के जितने भी होते हैं वो होते हैं हमारे बर्नौली थ्योरम के कंसेप्ट से। तो सबसे पहले यहां पर लगाते हैं हम बर्नौली थ्योरम का कंसेप्ट और देखिए क्या लिखेंगे P1 प्लस रो GH1 प्लस 1/2 रो V1² बराबर P2 प्लस रो GH2 प्लस 1/2 रो V2², ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर वेरी नहीं कर रहा है, यानी कि क्या हुआ कि P1 = P2 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों टर्म हमारा हट जाएगा, P1 और P2 का हट जाएगा,
क्वेश्चन बचेगा सिर्फ इतना। ठीक है, देखिए इतना बचेगा। अब देखिए रो इसमें भी है, रो इसमें भी है, तो रो 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 हट गया। ठीक है, अब बचा क्या, उसको यहां लिख लीजिए GH1 प्लस 1/2 V1 स्क्वायर बराबर GH2 प्लस 1/2 V2 स्क्वायर, ये हमारा बचा। ठीक है बच्चों, देखिए बर्नौली थ्योरम में हमेशा कंडीशन को देख करके फार्मूला के में से कुछ चीजें एलिमिनेट हो जाती है, तो उसको पहले एलिमिनेट कर दीजिए, तब वो क्वेश्चन आसान हो जाता है। बर्नौली थ्योरम में अधिकतर या तो प्रेशर पूछता है या वेलोसिटी पूछता है, और इस टाइप के क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शन एरिया पूछ लेता है, जो कि हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से ही निकलेगी। ठीक है बच्चों, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछता। कभी वेलोसिटी पूछ लेगा, कभी प्रेशर पूछ लेगा, कभी हाइट पूछ लेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होगा तो हाइट का टर्म गायब, प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर का टर्म गायब, और यदि सारी चीज वेरी हो रही तो तीनों चीज रहेंगी। यही होता है बर्नौली थ्योरम के क्वेश्चन में, लगाएंगे तो आपका कंसेप्ट खुल जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर निकालना है A2। अब बच्चों यहां से यहां तक हम जो है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा दे तो हमारा जो है वो होगा, यहाँ पे सपोज करते हैं वेलोसिटी V2 है, तो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी में A1 V1 बराबर A2 V2 का कंसेप्ट हम लगा दें, तो अगर हमें V2 पता हो तो हम A2 निकाल लेंगे। ठीक है, और A2 पता हो तो V2 निकाल लेंगे। हमको यहाँ पर ना तो A2 पता है ना V2 पता है। तो अब देखिए हमारे क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शन एरिया पूछा है, नीचे जब यहाँ पे पहुंच जाता है तो हमको A2 निकालना है, और वो निकलेगा हमारा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। और हमको उसके लिए अगर V2 पता लग जाए, वेलोसिटी ऑफ वाटर एट दिस पॉइंट, तो हम जो है एरिया निकालने में कामयाब हो जाएंगे। और वेलोसिटी हमें पता लगेगी यहां से, तो इसी को हम करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो हो जाएगा हमारा 2GH1 प्लस V1 स्क्वायर बराबर 2GH2 प्लस V2 स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा V2 स्क्वायर बराबर, ठीक है, V2 को हम इधर ले आए और ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2GH1 माइनस H2 और प्लस V1 स्क्वायर, ये देखिए हमारा आ गया। ठीक है, इसमें देखिए H1 H2 क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस जो यहां से है, डिफरेंस है, इसको हम यहां रख देंगे। तो बच्चों देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 10 इंटू H1 हो गया हमारा 0.15 प्लस V1 हमारा दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। बच्चों तो देखिए हमारा क्या आया, ये आया 1.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, ये आ गया 3 प्लस ये आ गया 1, तो आ गया V2 स्क्वायर, V2 की वैल्यू आ गई हमारी 2 मीटर पर सेकेंड। बच्चों देखिए V2 आ गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, हमें निकालना है A2, तो A2 हो जाएगा हमारा A1 V1 डिवाइडेड बाई V2, ऐसे हो जाएगा। तो देखिए A1 हमको कितना दे रखा है, A1 दे रखा है हमको 10 टू द पावर -4, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 टू द पावर -4 इंटू V1 है हमारा 1 और V2 आया हमारा 2, तो कुल मिलाकर के आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, या इसको इस तरीके से लिखें 5 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया A2 की वैल्यू, ये आ गई हमारी A2 की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हुआ हमारा जो है बर्नौली थ्योरम का कंसेप्ट, उसका प्रूफ, उसका एप्लीकेशन और उसके न्यूमेरिकल। इसके न्यूमेरिकल में ज्यादा कुछ नहीं होता है, ऐसे ही इसको लगाया जाता है और बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, आ जाते हैं। खाली आपको क्या करना है, दो जगह वेलोसिटी देखनी है, दो जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया देखना है, दो जगह प्रेशर देखना है, और देखना है क्या H1 H2 में डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो रख देंगे, नहीं है तो हॉरिजॉन्टल है, वो टर्म गायब हो जाएगा। बच्चों इसके क्वेश्चन चाहे देखने में जितने जैसे हो, और कभी इसमें वाटर का हमने लिया, कभी ग्लिसरीन कर देगा, कभी जो है अल्कोहल कर देगा, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। उसकी डेंसिटी कभी बदल जाएगी, कैलकुलेशन में फंसाया जा सकता है, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन से निकल जाओगे। बच्चों तो ये हमारा जो है आज का वीडियो हुआ बर्नौली थ्योरम के ऊपर। ठीक है, और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको जो है अच्छे से अच्छा समझा सकूं। अब बच्चों इसके बेस पे हमारे दो कंसेप्ट और आते हैं, वो आता है हमारा वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, लॉ ऑफ ए फ्लक्स और बेंचोमीटर का। तो अगले दो वीडियो मेरे इसी के ऊपर होंगे। तो बच्चों आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।